नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 19 मार्च 2025 का है। ये एक हस्बैंड के फेवर में एक जजमेंट है, वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस की थी। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो वाइफ है उन्होंने एक याचिका पिटीशन थी वो फाइल की थी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो मींस एक रिवीजन पिटीशन थी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल की थी, जहां फैमिली कोर्ट ने वाइफ को कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया था। जो इंटरिम एप्लीकेशन थी 125 सीआरपीसी के तहत जो मेंटेनेंस की पिटीशन है वो फाइल की थी फैमिली कोर्ट में। वहां पर उनको वाइफ को रिलीफ नहीं मिली थी। मींस कि इंटरिम एप्लीकेशन में जो मेंटेनेंस क्लेम की गई थी, एक मेंटेनेंस पिटीशन होती है, उसमें एक इंटरिम मेंटेनेंस की एक पिटीशन थी वो भी फाइल की गई थी। उसमें उन्होंने एक इंटरिम मेंटेनेंस थी वो क्लेम की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी थी। फाइनली हाई कोर्ट में यहाँ एक क्रिमिनल रिवीजन थी पिटीशन थी वो फाइल की गई, और यहाँ पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में कोई कमी नहीं थी, कोई एरर नहीं थी, और स्पेशली जब वाइफ क्वालिफाइड हो और रिजनेबल सोर्सेज अगर अपने रिजनेबल एफर्ट्स है जो पुट अप नहीं कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए, तो वो इंटरिम मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। 125 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है इसको यहाँ पर जो है कोर्ट ने एनालाइज किया, और जो जजमेंट थी वो हस्बैंड के फेवर में ये गई है। आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय कोर्ट ने किस तरीके से और किस आधार पे जो है फैसला सुनाया। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये पिटीशन थी 482 सीआरपीसी में डाली गई थी अंडर जो अब 528 बीएनएसएस का बन गया है कोर्ट। तो एक इंस्टेंट 482 सीआरपीसी में डाली थी, और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था सेक्शन 19 सब पार्ट 4 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत। और यहाँ पर फैमिली कोर्ट के जो एक साउथ डिस्ट्रिक्ट साकेत कोर्ट है वहाँ पर वाइफ को रिलीफ नहीं मिली थी, तो प्रिंसिपल जज ने इंटरिम मेंटेनेंस पिटीशन थी 125 सीआरपीसी के अंदर जो दाखिल की थी उसे खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स में यहाँ बताए गए हैं कि जो पिटिशनर है वो उनकी मैरिज हुई थी हस्बैंड के साथ 2019 को सो एंड सो डेट को, और फिर उसके बाद उसी महीने 2019 में वो सिंगापुर चले गए थे। और अब यहाँ पर बताया कि हस्बैंड ने कई एलिज्ड जो है वो क्रूअल्टीज की थी, हस्बैंड और उनके फैमिली मेम्बर्स ने एलिज्ड क्रूअल्टीज, और जिसकी वजह से पिटिशनर को इंडिया आना पड़ा था 2021 में। और ये भी कथन कहा गया कि जो रिस्पोंडेंट जो कि हस्बैंड है उन्होंने जो पिटिशनर है उनका जो वीज़ा है, स्पाउसल वीज़ा है, उसे रिवोक करा दिया, और फिर इसकी वजह से जो प्रार्थी है जो कि पिटिशनर है उनको सिंगापुर में रहना पड़ा। और फिर चूँकि पिटिशनर्स की सारी वैल्यूएबल्स जो थी जो मीन्स उन्होंने कहा कि उनकी सारी जो वैल्यूएबल्स हैं पिटिशनर की हस्बैंड मीन्स यही पोजेशन में भी जितनी भी वैल्यूएबल्स थी वो उनके पास नहीं थी, पिटिशनर के पास नहीं थी। और इसकी वजह से और साथ में बताया कि जो पिटिशनर को अपनी ज्वेलरीज हैं वो बेच के आना पड़ा, वापस इंडिया भारत आना पड़ा। अब यहाँ पर बताया कि फाइनेंशियल हार्डशिप्स थी जो प्रार्थी के पास, याचिकाकर्ता जो हैं पिटिशनर जो वुमेन है जो वाइफ है, उन्होंने बताया कि वो मैटरनल अंकल के साथ रह रही थी, और जून 2021 में उन्होंने एक याचिका 125 सीआरपीसी की याचिका अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में डाली थी कि वो गुजारा भत्ता जो मेंटेनेंस है वो दें, जो कि प्रिंसिपल जज हैं उनके कोर्ट में डाली थी। अब उस पिटीशन में एक एप्लीकेशन भी लगाई थी, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन थी वो मूव की थी, लेकिन
उस एप्लीकेशन को लर्नर्ड प्रिंसिपल जज ने खारिज कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होके मींस इंटरिम एप्लीकेशन जो डिसमिस कर दी गई थी उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। पिटिशनर ने यहाँ रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की थी कि उस ऑर्डर को, जो इम्पिंज्ड ऑर्डर है फैमिली कोर्ट का, उसको सेट असाइड कर दिया जाए। काउंसिल ने अपने सबमिशंस दिए। उन्होंने क्या सबमिशन दिया वो हम देखते हैं। और उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर था वो सरमाइसेस और कंजंक्चर्स के बेसिस पे था और मनमाने तरीके का ऑर्डर था, वो जो कि लॉ के अगेंस्ट में है, जो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट में है। और साथ में ये भी बताया कि जो प्रिंसिपल जज हैं उन्होंने अप्रिशिएट नहीं कर पाए कि जो पार्टीज जो हैं वो अपनी लेटेस्ट स्टेज ऑफ मैरिज में, जो लाइफ की जो लेटेस्ट स्टेज है वहाँ पर उन्होंने मैरिज की थी। और जो जहाँ जो याचिकाकर्ता हैं, जो पिटिशनर है, उनकी उम्र 36 साल है और रिस्पोंडेंट की जो उम्र है 40 साल है। और साथ में ये भी सबमिशन ये दी कि जो याचिकाकर्ता है उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री ली थी 2006 में और काम जो किया गया था वो 2005 से 2007 के दौरान काम किया था दुबई में। और उसके बाद कभी वो फाइनेंशियली और गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं रही। और जब एम्प्लॉयड नहीं, मैरिज के समय भी वो एम्प्लॉयड नहीं थी। तो ये सारे फैक्ट्स थे वो रिस्पोंडेंट और उसकी फैमिली के पास उनकी नॉलेज में थे। और जो अब ये सारे फैक्ट्स हैं वो लर्नर्ड प्रिंसिपल जज हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इसलिए जो ऑर्डर जो दिया गया उसको सेट असाइड कर देना चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि जो लर्नर्ड प्रिंसिपल जज हैं उन्होंने ये भी इग्नोर कर दिया कि जो सब्सटेंशियल गैप था, मीन्स जो पिटिशनर ने जो ग्रेजुएशन की थी और अपनी जो लास्ट जॉब की थी और जो मैरिज जो हुई थी उसके बीच में काफ़ी गैप था। तो इसलिए वो जो कि ये साबित करता था कि वो एक गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं थी और इसलिए विलिंगली रिमेन्ड आइडल, और जो कि ये बताया गया कि वो आइडल रह रही हैं, तो ना कि वो गेनफुली एम्प्लॉयड थी, वो रिमेनिंग आइडल थी। और साथ में ये सबमिशन दी कि प्रिंसिपल जज ने अप्लाई नहीं कर पाए सेटल पोजीशन ऑफ लॉ का, जो कि मेंटेनेंस के संबंध में है। और पिटिशनर जो कि अनएम्प्लॉयड थी और उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी और वो डिपेंडेंट थी अपनी फैमिली के ऊपर जब से वो सिंगापुर से आई हैं। और उन्होंने काफ़ी कंटिन्यूस एफर्ट्स भी पुट अप किए, जिसकी वजह से अब वो अपनी एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं कर पाई, मीन्स अपनी जॉब ढूंढ नहीं पाई। और उसके बाद भी प्रिंसिपल जज ने उनकी जो याचिका है वो इस ग्राउंड पे, इस अजम्पशन पे रिजेक्ट कर दी कि वो उनकी कैपेबिलिटी है अर्न करने की, बिना इस ग्राउंड रियलिटी को कंसिडर किए हुए कि उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन क्या है। और एक और सबमिशन यहाँ पर एक और बताई कि प्रिंसिपल जज ने ये भी कंसिडर नहीं किया कि वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, और मीन्स जो रिस्पोंडेंट जो है वो एक फाइनेंशियली वेल ऑफ है और उन्होंने पिटिशनर को छोड़ दिया बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। रिस्पोंडेंट जो है उनकी जो एक सैलरी है सिंगापुर में वो 27,22,723 रुपये पर मंथ है और अभी भी वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल ये मेंटेन कर रहे हैं। और जबकि पिटिशनर जो हैं वो अपने मैटरनल अंकल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो कि खुद एक रिटायर्ड हैं और उनकी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। और साथ में ये भी सबमिशन ये दिया कि जो रिस्पोंडेंट का क्लेम ये था कि जो रिस्पोंडेंट ने ये क्लेम किया था कि उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना सबमिशन दिया है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से बच सकें। और उन्होंने कोई भी एक सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दिया जिसकी वजह से साबित हो कि वो फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, उनकी जो फाइनेंशियल इनकैपेसिटी पता चले जिससे। और रिस्पोंडेंट ने अपने जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो भी डिस्क्लोज नहीं किए, एसेट्स भी नहीं डिस्क्लोज किए, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है जो भी डिस्क्लोज नहीं किए, जो कि क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल कैपेसिटी जो बताने के लिए कि वो मेंटेनेंस पे करने के लिए क्रूशियल फैक्टर्स हैं। और साथ में ये भी सबमिशन दी कि अगर रिस्पोंडेंट ने जॉब मीन्स अपनी उनकी रिस्पोंडेंट की जॉब अगर चली भी गई है तब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपने आप को एब्जॉर्व नहीं कर सकते कि उनको अपनी वाइफ को मेंटेन करना है। और क्योंकि मेंटेनेंस जो है 125 सीआरपीसी का वो एक मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है। तो और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी राजेश वर्सेस नेहा की जजमेंट पर रिलाई भी किया काउंसिल ने। और साथ में कहा कि एक और सबमिशन ये दी कि जो प्रिंसिपल जज ने यहाँ पर भी एरर की थी कि जो उनका एक लिंक्डइन प्रोफाइल था वो जो कि पिटिशनर का था, जो कि उससे अज्यूम्ड कर लिया लर्नर प्रिंसिपल जज ने कि वो अर्निंग कर रही हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये सबमिशन ये दी कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो ये साबित नहीं करता एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के ऊपर।
और लर्नड प्रिंसिपल जज ने ये प्रिजम्पशन कर दिया कि जो प्रिजम्पशन जो थी वो एरोनियस थी, जो कि एक सेटल प्रिंसिपल और लॉ के अगेंस्ट में है। साथ में ये भी सबमिशन दी कि लर्नड प्रिंसिपल जज ने इग्नोर कर दिया था रिस्पोंडेंट के फाइनेंशियल स्टेटस को, क्योंकि उन्होंने एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एसेट्स हैं उनके इंडिया में, और आपने आपको वो अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं जबकि वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं और अफ्लुएंट लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर रहे हैं। और इस साथ में एक और सबमिशन ये दी कि वो पिटिशनर जो हैं इंटरिम मेंटेनेंस के हकदार हैं अगर वो अगर उनकी कैपेसिटी भी अर्निंग करने की, जब तक कि रिस्पोंडेंट साबित नहीं कर देता कि उनके पास इंडिपेंडेंट, जबकि वाइफ के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम ना हो। और एक रिलायंस थी जजमेंट थी शलीजा वर्सेस खोबाना की, एक जजमेंट आई थी 2018 की, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैपेबल ऑफ अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग जो दो अलग अलग थिंग्स हैं, टू डिफरेंट थिंग्स हैं, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वाइफ की कैपेबल है अर्निंग का करने का, तो ये एक सफिशिएंट रीजन नहीं बन जाता कि उनको मेंटेनेंस को डिनाई कर दिया जाए। साथ में सबमिशन ये दी कि प्रिंसिपल जज ने एरर कर दी जो इंटरप्रेट करने के लिए, मींस इंटरप्रिटेशन में एरर कर दी इंटरिम, जो पर्पस का इंटरिम मेंटेनेंस का, जो कि एक इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए है, जो कि एक फाइनेंशियल, वो जो स्पाउस जो है जो कि एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, और पिटिशनर जो हैं उनके पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो उनको इंटरिम मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। आप अपोज किया रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने, और उसने कहा कि ये ग्रॉस अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है और इस पर याचिका को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि पिटिशनर जो है एक हाईली एजुकेटेड है, वो कैपेसिटी है उनकी अर्निंग करने की और इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। जो प्रिंसिपल जज ने राइटफुली ये मींस अपना निर्णय सुनाया था कि वो एबल्ड पर्सन जो स्पाउस हैं उनको रीजनेबल एफर्ट पुट अप करने चाहिए, और सिर्फ स्पाउस के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। साथ में ये सबमिशन दी कि उनकी एक बिजनेस है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मैरिज से पहले, और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी जो कि लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है, और उनकी पास्ट प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स भी थी, और कोई भी ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं आया जो कि सजेस्ट करता हो कि प्रैक्टिशनर ने कोई जेन्युइन एफर्ट किए हों एम्प्लॉयमेंट को गेन करने के लिए, और जब वो भारत आई थी, इंडिया आई थी। और साथ में कहा कि रिस्पोंडेंट ने अपनी जो जॉब है, मींस हस्बैंड ने अपनी जो जॉब है वो खो दी है और अनएम्प्लॉयड हैं, और जो टर्मिनेशन लेटर था वो 20 सितंबर 2022 का वो लर्नड प्रिंसिपल जज की कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। अब रिस्पोंडेंट के पास कोई सोर्स नहीं है, इनकम का स्रोत नहीं है, और वो इनको डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए कि वो मेंटेनेंस पे करें। और साथ में बताया कि जो पिटिशनर ने ये जो क्लेम किया है इंटरिम मेंटेनेंस की 3,20,000 रुपये पर मंथ दी जाए, 25,000 पर मंथ दी जाए, जो कि डिसप्रोपोर्शनेट है लाइफस्टाइल ऑफ द पिटिशनर, जो कि जब वो इंडिया में थी, और पिटिशनर ने अपने एग्जैजरेटेड रिस्पोंडेंट फाइनेंशियल स्टेटस दिखाया है, और जबकि अपनी पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी को छुपाया है। साथ में ये भी सबमिशन दी कि कंडक्ट जो था पिटिशनर का, जो कि इनकम एफिडेविट जो सबमिट किया था, उसमें अपनी उन्होंने एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बताई नहीं है, और फर्दर ये बताया है कि जो डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो कि रिस्पोंडेंट ने अपने रिकॉर्ड में दिखाई थी, वो इसमें ये बताया था कि वो एक दुबई में एक कंपनी थी, वहाँ पर एक गेनफुली एम्प्लॉयड थी, और एक ऑडिट एसोसिएट की पोस्ट में काम कर रही थी जब वो दुबई में रह रही थी। लिंक्डइन प्रोफाइल जो है पिटिशनर का, जो कि रिस्पोंडेंट ने रिकॉर्ड में लाए कि उन्होंने वो भी डिनाई नहीं किया था आर्ग्यूमेंट्स के दौरान, जो कि साबित करता है कि फरवरी 2015 से 2019 तक पिटिशनर जो है वो बाइंग और सेलिंग ऑफ सेमी प्रेशियस और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम कर रही थी। तो इसलिए जो प्रिंसिपल जज हैं वो करेक्टली उन्होंने अराइव किए थे, जो कंक्लूजन पे आए थे कि पिटिशनर की जो अर्निंग है सफिशिएंट है, और साथ में व्हाट्सएप चैट भी दिखाई पिटिशनर और उनकी जो मदर के बीच में हुई थी 31 दिसंबर 2020 की, जो कि साबित करता था कि जो पिटिशनर की जो मदर ने इन्फॉर्म किया था कि अगर वो जॉब करेंगी तो उनको एलिमोनी नहीं मिलेगी। अब ये सबमिशन कहना है कि इनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो मिसलीडिंग है, क्योंकि वो दिल्ली में रिसाइड कर रही हैं मैटरनल अंकल के साथ, और वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। और रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया कि उन्होंने किसी प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया कि किस प्रकार के फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरिम मेंटेनेंस दी जाए।
और कहा कि अब रिस्पोंडेंट को कोई फर्दर डायरेक्शन ना दी जाए, क्योंकि ये जो पिटीशन जो डाली गई है वो हरास करने के लिए डाली गई है। ऑलरेडी वो बर्डन है मल्टीपल लीगल प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट किया है पिटिशनर ने, और 125 सीआरपीसी का मतलब ये नहीं कि हरास करें, फाइनेंशियल मतलब टूल के तौर पे इस्तेमाल करें फाइनेंशियल ऑपरेशन। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जमीन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अगर बहुत जरूरी हो तभी दी जाए। और एक मनीष जैन वर्सेस आकाश जैन की जजमेंट थी, उसको रिलाई किया। दोनों पार्टीज को सुना और सबमिशंस ऑन रिकॉर्ड में सुनने के बाद कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको एनालाइज कंसिडर किया, और ये फैमिली कोर्ट का इम्पीच्ड ऑर्डर था जिसको चैलेंज किया गया था। अब कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली कि जो एक्सट्रैक्ट्स थे इम्पीच्ड ऑर्डर के वहां से साफ निकल के आता था कि प्रिंसिपल जज ने एप्लीकेशन जो थी उसको एजुडिकेट किया था। रिस्पोंडेंट ने व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस थे वो भी रिकॉर्ड में प्लेस किए थे, जिसमें पिटिशनर ने अपनी इंटेंशंस बताई थी कि वो कुछ प्रकार का हार्म करना चाहती हैं, और जो प्रिंसिपल जज ने उसको भी अप्राइज किया जो कन्वर्सेशन थी पिटिशनर और उनकी मदर के बीच में, जहां उन्होंने कहा था कि अगर वो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो पिटिशनर के एलिमोनी क्लेम पर अफेक्ट पड़ेगी, एडवर्सली अफेक्ट करेगी। रिस्पोंडेंट ने कंटेंट किया था कि जो पिटिशनर जो हैं उनके पास एक मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया, और जानबूझ के वो अनएम्प्लॉयड रह रही हैं ताकि जबकि उनकी कैपेसिटी है अर्न लिवलीहुड करने की, मतलब अर्न कर सकती हैं, अपनी लिवलीहुड मेंटेन कर सकती हैं। एविडेंस भी एड्यूस किए गए जिससे बताया कि वो पहले भी एम्प्लॉयड थी, ऑडिट एसोसिएट की पोस्ट पे काम कर रही थी, और सब्सिक्वेंटली उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट पे भी काम किया था फादर्स के बिजनेस में। और रिस्पोंडेंट ने एक लिंक्डइन प्रोफाइल था जो कि कंफर्म करता था एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का। और प्रिंसिपल जज ने ये भी नोट किया कि पिटिशनर सिंपली ये लिखा है कि वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है एफिडेविट, बिना किसी डिटेल्स को स्पेसिफाई किए, तो इसलिए उन्होंने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी उसको भी छुपाया था और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को भी छुपाया था। और कई प्रेसिडेंट्स पर भी प्रिंसिपल जज ने रिलाई किया, और प्राइम फेशियल एविडेंस ये था कि पिटिशनर जानबूझ के अवॉइड कर रही है एम्प्लॉयमेंट को ताकि मैक्सिमम मेंटेनेंस क्लेम ले सके। और कन्वर्सेशन थी वो भी पिटिशनर ने मतलब रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी, और पिटिशनर ने क्लेम किया था कि वो जबकि वो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट सीख करना चाह रही हैं, लेकिन अपना कोई भी ठोस जॉब सर्च एफर्ट्स नहीं पेश कर पाई। इसलिए कोर्ट बिलो ने अपनी रिस्पोंडेंट की जो कंटेंशन थी उसमें मेरिट पाया। और अब बताया कि ये जो रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन में ये पिटीशन फाइल की गई थी। अब ये कहा कि जो रिविजनल जो ज्यूरिसडिक्शन है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, वो कोर्ट जो है उस रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करती है, लेकिन लिमिटेड मैनर पे, क्योंकि अगर कुछ प्रकार का एरर हो, नॉन कॉम्प्लायंस हो किसी प्रोविजंस ऑफ लॉ, या फिर डिसीजन जो कि मनमाने तरीके से जुडिशियल डिस्क्रिशन नीचे की कोर्ट ने की हो, तो पर्पस जो है ज्यूरिसडिक्शन का ताकि एंड्स ऑफ जस्टिस जो है वो सिक्योर किया जा सके और कोई किसी प्रकार का अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट ना हो। अब यहाँ पे बताया कि अवार्ड ऑफ मेंटेनेंस जो थी हस्बैंड द्वारा 125 सीआरपीसी के कंसर्न की तरह मींस कंसर्न की अगर देखा जाए तो लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा की आई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्टूर्स जो 100 सीआरपीसी के थे वो मींस बताए थे। सब्सटेंटिव पैरामीटर्स थे जो कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन के, जैसे मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या, लिटिगेंट्स का रिस्पेक्टिव नेसेसिटीज क्या हैं, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्पाउस की, इन सबको कंसिडर करके ही उस जजमेंट में बताया था। प्रेजेंट केस में ये देख के आया कि वो एक इंटरिम मेंटेनेंस की वजह से संबंध में था, क्योंकि वो एक एबल्ड वाइफ जो है, एबल बॉडीड वेल क्वालिफाइड, और एविडेंस जो दिखाया गया व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में, जो कि कोर्ट नीचे की कोर्ट ने लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि क्या किसी प्रकार का मैलिफाइडनेस है, और तो जजमेंट का जो रेफरेंस है यहाँ पर दिया है कोर्ट ने, और साथ में बताया कि ये वेल सेटल्ड है कि
एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट जो है वो प्राइम फेशिया सेटिस्फाइड होने चाहिए कि केस बनता है कि नहीं बनता है। इस केस में कंटेंशंस जो रेज की गई हैं पिटिशनर द्वारा कि वो एक मैटरनल होम में रह रही हैं और इसकी वजह से वो मैटरनल अंकल के साथ रिसाइड कर रही हैं जो कि ओल्ड हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते और ये वो अनएम्प्लॉयड हैं, और जबकि फादर प्रॉपर्टीज के साथ मीन्स कुछ बातें मैं बताया, उनका डिस्प्यूट जो है वो एग्जिस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू हर फादर प्रॉपर्टीज, तो कोर्ट जो है इस इग्नोर नहीं कर सकती इस फैक्ट के साथ कि जो पिटिशनर जो है एक वेल क्वालिफाइड और एबल बॉडीड पर्सन है, और होल सिचुएशन जो है कि वो पेरेंट्स के साथ रह रही हैं और नाउ अब मैटरनल अंकल के साथ रह रही है, तो ये वो सिर्फ ये कन्विंस करना चाहती है कोर्ट को कि वो अनएबल टू अर्न है, अपना वो कमा नहीं सकती हैं। तो मीन्स यहाँ पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और ये साथ में ये भी कहा इट इज ट्राइड टू ऑब्जर्व कि जो ड्यूटी होती है हस्बैंड की वो मेंटेन करे वाइफ को, लेकिन ग्रांट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस जो है उसमें प्राइम फेशियल सेटिस्फेक्शन की भी आवश्यकता होती है कि क्या जो वाइफ है वो जेन्युइनली इन नीड ऑफ मेंटेनेंस है कि नहीं। तो बेरिंग इन माइंड अ लिमिटेड स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस जो रिविजनल कोर्ट का होता है, तो यहाँ पर ये निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया कि जो केस है उसमें कोई किसी प्रकार का इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो नहीं दिया जा सकता वाइफ को। कि फैक्ट यह है कि जो पिटिशनर के पास एक मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल बिजनेस है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया, जो कि पिटिशनर ने भी डिनाई नहीं की है, और नीचे की कोर्ट ने भी जो कि बताया था कि एक जो डिग्री है वो एक मेजर रोल है और जो कि साबित करता है कि वो उनकी कैपेसिटी अर्न करने की और मेंटेन करने की, और सब्सटेंशियल जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट में भी थी, ऑडिट एसोसिएट की पोस्ट पे एक कंपनी थी दुबई में, और पोजीशन थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की अपने फादर के बिजनेस में, और एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस भी है इंपोर्ट ऑफ सेमी प्रीशियस ज्वेलरी का, जो कि अपोज किया था पिटिशनर द्वारा, लेकिन जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो कंफर्म करता है कि जो प्रोफेशनल हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की, और यहाँ पर ये निकल के आया कि जो इन्होंने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन था एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो भी छुपाया था। तो यहाँ से प्राइम फेशिया एविडेंस जो था उसमें ये साबित होता है कि इन्होंने डिलिबरेटली अनएम्प्लॉयड रह रही हैं, और व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन जो पिटिशनर और उनकी जो मदर का था जिसमें ये कहा था कि जिसमें मदर ने एडवाइस किया था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो उनके एलिमोनी क्लेम्स को जियोप्रोडाइज कर देगी। तो ये इसके साथ में ये साबित होता है कि ये इनका एक अटेम्प्ट है, डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि वो अनएम्प्लॉयड रहना चाहती हैं ताकि वो मेंटेनेंस क्लेम्स कर सके। इसलिए जो प्रिंसिपल जज हैं उन्होंने राइटली ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर जो हैं वो आइडियल नहीं बैठ सकती हैं और उनको जॉब स्विच करनी चाहिए, और उन्होंने किसी प्रकार का एविडेंस भी रिकॉर्ड में लाई जिससे पता चले कि उन्होंने किसी प्रकार के एफर्ट्स किए हैं, वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए एफर्ट्स किए हैं या फिर रिज्यूम किया है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। तो कोर्ट ने इसकी कंसिडर व्यू पे ये आई कि अजीज सजेशन पे आई, और कि ये उन्होंने एक प्रकार के इनसफिशिएंट है कि उन्होंने किसी प्रकार के जूनियर एफर्ट्स किए हैं जबकि उनकी सेल्फ सफिशिएंसी भी है, और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि उनके पास मास्टर डिग्री है और कन्वर्जेशंस भी थी मदर के साथ, और कई सारे फैक्टर्स को देखते तो कोर्ट ने कहा कि वो इंकरेज करती है पिटिशनर को कि वो एक एक्टिवली जॉब को ढूंढने की कोशिश करें और ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, क्योंकि उनके पास वाइडली एक्सपोजर है और वर्ल्डली अफेयर्स के भी काफ़ी ज़्यादा उनकी जानकारी है, अनलाइक अदर वुमेन जो कि एजुकेटेड नहीं है और जो कि डिपेंडेंट होती हैं स्पाउस पे बेसिक सस्टेनेंस के लिए। कोर्ट जो है यहाँ पर कहा कि अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड द फैक्ट कि वाई, जबकि वो एबल्ड बॉडीड हैं और वेल क्वालिफाइड हैं, कि वो उन्होंने आइडल रहना क्यों पसंद किया, मीन्स आइडल क्यों रही जब वो इंडिया आई थी। तो ये लर्नड प्रिंसिपल जज ने जो इम्पीच्ड ऑर्डर था वो राइटली पास किया था कि पिटिशनर जो है वो मिलिट्री मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। तो कोई भी कॉजनेट रीजंस नहीं बनता है कि किसी प्रकार से इम्पीच्ड ऑर्डर में इंटरफेयर किया जाए रिविजनल जुरिस्डिक्शन के लेवल पे, और जो ऑर्डर जो दिया गया था उसको फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपील कर दिया, और जो इंस्टेंट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दी।
और ये और आया था 19 मार्च 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।